हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण सर्स पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख ही लिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या एजम्पशन है, ग्राफ इसका कैसे बनता है और क्या आउटपुट कंक्लूजन निकल कर आता है। ये सब वीडियो में जानेंगे और लास्ट में मैं इसको डिटेल नोट में प्रोवाइड करूंगा आपको। सो वीडियो को पूरा देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर पूछिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्चुअली है क्या, व्हाट इज इट एंड व्हाई डू वी नीड टू मेक दिस, हमें इसको बनाना क्यों है और कंपनी को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो भैया, एक सिंपल सी बात है, जब भी कभी आप दो चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका ज्यादा एक्सपेंस हो, तो एक वो फिक्स अमाउंट दे देगी भाई प्रोडक्शन वालों को कि इतने ही अमाउंट में आप हमको बताओ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन दोनों प्रोडक्ट के। तो सभी ऑप्शंस ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the options, shows the different combinations of two goods, okay, where same resources which are maximum utilized are shown। जहां पर उसी रिसोर्सेस के साथ कितने तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं वो आपको ये बताता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कॉम्बिनेशंस बताएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लो, मैंने लिया, मुझे पेन और पेंसिल दो चीजें बनानी है और मुझे मेरी कंपनी ने कह दिया कि भाई आपके पास 100 रुपए ही है, तो मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड हो गए। तो मुझे 100 रुपए को मैक्सिमम यूज करके कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मैं कंपनी को दे सकता हूं, वही मैं ग्राफ के थ्रू जब बताऊंगा तो उसको मैं कहूंगा पीपीसी कर्व। एक कॉम्बिनेशन ये है कि जब पूरी की पूरी यूनिट पेन की बनाई जाए, पेंसिल एक भी नहीं बने। दूसरा ये बने कि जब मैं यहाँ 6 पेन बनाऊं तो यहाँ 4 पेंसिल बन जाए। ठीक है, यहाँ 5 पेन बने तो यहाँ 4 पेंसिल बने, या यहाँ 6 पेंसिल बन जाए। चलिए ठीक है, यहाँ 3 पेन बने तो यहाँ 7 पेंसिल बन जाए। तो ये क्या है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और हर जगह मैक्सिमम एक्सपेंस कितना हो रहा है, 100। ठीक है, तो यही चीज को जब आप ग्राफ पे बताएंगे तो उसको आप कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, आप इन चीजों को देखेंगे तो इसमें दो तीन चीजें बहुत क्लियरली निकल के आ रही हैं। पहला क्या कि रिसोर्स जो है वो क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास कितने रुपए हैं, सिर्फ 100, तो रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा, हर कॉम्बिनेशन पे रिसोर्स पूरी तरह यूज हो रहा है, पूरा 100 रुपीज यूज हो रहा है, तो रिसोर्स शुड बी मैक्सिमम यूटिलाइज्ड। तो रिसोर्सेज जो भी हैं वो शुड बी यूटिलाइज्ड मैक्सिमम, पूरा जितना भी उनका यूज हो सकता है उतना उसको आप यूज कर रहे हैं, यानी आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं जा रहा है। तीसरा क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है, एक को गेन करके एक सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो मतलब हुआ कि हमारे रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूजेस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर जगह 100 रुपीज ही रहे, उसके लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट, नहीं तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हो सकता है इतने ही पैसे में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तब वहां पर आपका पीपीसी कर्व सही कॉम्बिनेशन नहीं देगा। तो ये क्या हुआ, यही इस टॉपिक की अजम्पशन हुई। ध्यान दीजिएगा, जब आप लिखेंगे इसको एग्जाम में तो डेफिनेशन के बाद इसके अजम्पशन में यही लिखेंगे कि रिसोर्स शुड बी मैक्सिमम यूज्ड, शुड हैव मल्टीपल यूजेस, यानी जो उनके हैं अल्टरनेटिव यूजेस होने चाहिए, लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता हूँ और उसके बाद उसका ग्राफ बनाता हूँ और आप ग्राफ से क्या निकल के आ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो कि इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने व्हीट और कॉटन का ये जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक फील्ड अवेलेबल है जहां पर मैं व्हीट और कॉटन दोनों का प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो ये मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं।
वेल दिस इज एन हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको सिर्फ एज्यूम करना है, ठीक है। व्हीट की 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉटन की एक भी यूनिट यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, ये मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे रिसोर्स यूज हो जा रहे हैं। व्हीट की 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कॉटन की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे व्हीट की 10 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। सिमिलरली 10 और इंक्रीज करें अगर कॉटन की तो मुझे यहाँ से व्हीट, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि व्हीट और कॉटन दोनों के यूटिलाइजेशन और दोनों के प्रोडक्शन का जो मेथड होगा उसकी जो खर्च आएगी वो अलग अलग होगी, इसलिए आप इस पे मत जाइए कि सर यहाँ 100 पे 0 था तो यहाँ 0 पे 100 क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? अब इसको मैं ग्राफ पे बनाता हूं और आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। जैसे पहला जब 0 था तो यहाँ 100 हुआ, ठीक है। दूसरा जब 90 था, यहां पर आप 90 ले सकते हैं तो ये 10 हुआ यहां पे समवेयर, ठीक है। तीसरा जब 70 हुआ तो 20 हुआ, आप यहां ले सकते हैं 70 तो 20 यहां हो गया, ठीक है। फिर 40 और 30 है, सो यहां पर 40 ये रहा 30 और लास्ट ये रहा। तो आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब जब ये ग्राफ बन रहा है, ये 40 ये 0 पे जा रहा है तो आप यहां समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका ए बी सी डी और ये आपका ई। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो यहां मैंने लिखे थे जब ग्राफ पे मैंने बनाया तो ऐसे बने, ठीक है। अब इस ग्राफ को मुझे एक्सप्लेन करना है, हाउ टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ। तो मुझे जब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो पहला पॉइंट क्या मैं लिखूंगा, पॉइंट ए बी सी एंड डी क्या दिखा रहे हैं, आर शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं जहां पर रिसोर्स क्या हो रहा है, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, यहां पर यूटिलाइज हुए हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो ये रिसोर्स पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएंगे। इसके पहले भी अगर आप चाहें तो यहां बता सकते हैं कि जैसे ये ध्यान रखिएगा आप जब रिप्रेजेंट करें तो ये वाई एक्सिस और इसको आप एक्स एक्सिस बना लीजिए। तो यहां पर आपने व्हीट लिया है और यहां पर कॉटन लिया है, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस आप बता सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस वी हैव कॉटन, ऑन वाई एक्सिस वी हैव व्हीट। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं जो मेन था। दूसरा कि एट पॉइंट ए, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे क्या कि एट पॉइंट ए 100 यूनिट्स ऑफ wheat is produced which fully utilizes the product resources, that is why cotton is 0. Third point, at point B C D and E, in order to gain, ध्यान रखना, point C D B C D and E, to gain units of cotton, wheat has to be sacrificed. Wheat has to be sacrificed. हमें wheat का sacrifice करना पड़ेगा। Why? Because we have limited resources. ये आप ऐड कर सकते हैं due to limited resources या due to limitation of resources, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने इस ग्राफ से यहां पर बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, कि यहां पर क्या सिचुएशन होगी तो क्या आप लिखेंगे और इसके कंक्लूजन जो आउटपुट लास्ट में फाइनल निकल के आ पा रहा है। फ्रेंड्स अब बात करेंगे 2 टर्म। पहला टर्म ये है कि आपने पीपीसी कर्व देखा, ये आपका पीपीसी कर्व बना जहां पे ये क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर कोई पॉइंट यहां आता है तो क्या, तो पहला तो यही कि ये क्या बताता है, दिस शोज अंडर यूटिलाइजेशन। क्या दिखाता है ये, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, विच मीन्स दैट फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से, वो कुछ भी कारण हो सकता है,
फॉर एनी रीजन रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूज्ड, रिसोर्सेज जो है वो फुली यूज नहीं हो पाए, मतलब यहां पर आप आए, आपने रिसोर्सेज वेस्ट किया, ये यहां पर जा सकता था, मतलब मैं यहां तक जा सकता था लेकिन मैं यहीं पे जाके खत्म हो गया, रिसोर्स मेरे पूरे गए, लेकिन ये क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन, जितनी कैपेसिटी हो सकती थी प्रोडक्शन की उतनी नहीं हुई है। सो व्हेनेवर एनी पॉइंट, ये आपको 1 मार्क्स में आता है कि व्हेनेवर एनी पॉइंट दैट लाइज अंडर द पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व के अंदर आता है तो वो क्या होता है, दैट शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूज्ड। हो सकता है आपके पास वर्कर ना हो, या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना हो, या हो सकता है स्ट्राइक हो गई, एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, जितना एक्सपेक्टेड था उतना आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो ये आपका पीपीसी कर्व है और कोई पॉइंट यहां आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये अनअटेनेबल सिचुएशन है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में, बिकॉज हमने पहले ही इसके एजम्पशन में मान लिया है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज। तो जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये पीपीसी कर्व ही दिखाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, पीपीसी कर्व क्या दिखाता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जब पीपीसी कर्व मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दिखा रहा है तो इससे आगे कैसे जा सकता है, भैया आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो 101 कैसे ला दोगे, अब ये मत बोलना कि 1 मार्क्स हैंडराइटिंग का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओवर यूटिलाइजेशन, अनअटेनेबल सिचुएशन है, दिस इज एन अटेनेबल सिचुएशन, ये हो सकता है भाई, मंदी आ जाए, जैसे भी कोरोना में ही मान लो कितने सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपका जो है फैक्ट्री लॉक है लेकिन आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम चार्ज तो आ ही रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कब होगा, जब इस कॉन्सेप्ट से हट जाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी में आप चेंजेस लाओ, मान लीजिए आपने 100 रुपए में ही एक के 10 यूनिट और दूसरे के 15 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सडनली कोई नई मशीनरी आ गई जिसने उतने ही रुपए में इसके 12 और इसके 20 कर दिए। हो सकता है नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन हमने पहले ही अज्यूम कर लिया है कि टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट, तो वो तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं माइंड में। तो ये जब ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनी पॉइंट दैट लाइज अबव, या उसके बाहर, आउटसाइड द पीपीसी कर्व के बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इज an unattainable situation, because according to the assumption of PPC curve we have to assume that technology remains constant, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दो थॉट्स हैं, ये दो कॉन्सेप्ट है, इसके समझना है कि कोई पॉइंट अगर इस पीपीसी कर्व के अंदर आता है तो अंडर यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हुआ है ये बताता है, या वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बताता है। दूसरा, अगर कोई पॉइंट इस पीपीसी कर्व के बाहर जाता है तो वो बताता है कि रिसोर्सेज आर ओवर यूज विच इज एन अनअटेनेबल सिचुएशन, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तभी ऐसा हो सकता है, वरना पीपीसी कर्व मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दिखाता है, ठीक है। अब बात करता हूं इसके फीचर्स या इसके आउटकम के बारे में, ठीक है, जो कि इस टॉपिक का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दो फीचर्स, दो कंक्लूजन जो इससे निकल के आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पहला तो ये कि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ का जरा स्लोप देखिए कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो पहला फीचर या पहला जो कह सकते हैं इसका आउटपुट यही निकल के आ रहा है कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टू राइट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नीचे, ठीक है। क्वेश्चन आया व्हाई, क्यों, ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई पीपीसी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, क्यों ऐसा होता है।
तो अगर आप देखेंगे, जब मैंने वो आपको बनाया हुआ वीडियो को पॉज करिए और पीछे ले जाइए, वहां देखेंगे जब मैंने यहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे तो वहां आपने देखा होगा कि वीट की अगर 100 यूनिट थी तो कॉटन 0 था, वीट की 70 की तो कॉटन 30 हुआ, वीट की अगर 50 कर दी तो कॉटन 40 हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक यूनिट मुझे यहां से गेन करना है तो मुझे यहां कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब एक रिसोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, तो दूसरे को कम करना पड़ रहा है। क्यों? तो बिकॉज वी हैव, यहां आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज for one extra unit of one good, एक गुड के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to sacrifice another good, कुछ क्वांटिटी दूसरे वाले की हमको सेक्रीफाई करनी पड़ेगी। मतलब देखो यहां पे 0 था, 100 था, अगर मुझे यहां पर आया 90 तक, इसको मुझे 0 से 10 पे ले जाना है तो मुझे ये 100 से 90 करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इसे 20 पे लाना है तो मुझे यहाँ 70 करना ही पड़ेगा। तीसरा, अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए 40 जाना है तो मुझे ये 30 पे जाना है तो इसको नीचे लाके 40 करना पड़ेगा, और यहाँ 0 होगा तब जाके ये 40 होगा। तो ये जितनी भी सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, ये वाली सिचुएशन, ये वाली, स्पेशली ये वाली जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये सिचुएशन जो है यही इसको फोर्स करती है कि ये देखो ये डाउन जा रहा है, आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, आप देखेंगे तो अब इसका जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही ना जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, in order to produce one extra quantity of one product we have to sacrifice one unit of another product, and that is the reason ये downward sloping होता है। दूसरा, थोड़ा साइंस आपको पढ़ाऊंगा। 9th-10th में आपने दो लेंसेस पढ़े हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जो ये, इसको जरा देखिए और थोड़ा याद करिए, ये कौन सा मिरर बन रहा है? कॉनकेव, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से कैसा होता है? ये कॉनकेव होता है। पीपीसी कर्व, ये आपको एमसीक्यू या फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि पीपीसी कर्व फ्रॉम पॉइंट टू ऑरिजिन कैसा होता है, लाइक डैश। तो यू हैव टू से कि कॉनकेव होता है, ठीक है। अब ये कॉनकेव क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एमआरटी पढ़ाऊंगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे एक यूनिट गेन करने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो रेशियो बनता है ये बताऊंगा एमआरटी पे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से कॉनकेव क्यों होता है ये एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको भैया चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी दबाना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वो वीडियो आए, ठीक है। अगर अभी भी लगता है आपको कि डाउट है, सो डोंट वरी, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे वहां पूछ सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पर इसकी मेरी हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं, ये रहे। मैंने अब खुद ने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ये हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो जाइएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, और तो क्या, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब आपको मैं एमआरटी पढ़ाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।